हेलो गाइस, मैं रुस्तम और आप देख रहे हैं नॉलेज लाइफ। हम लोग 10th क्लास का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं। इसका नाम है व्यापार और भूमंडलीकरण। इससे पहले हम चैप्टर 1 to 6 पढ़ चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 3 दिन से वीडियो नहीं बन रहा था क्योंकि तबीयत ठीक नहीं था और ये ऐप्स काम नहीं कर रहा था। चले हम लोग पढ़ते हैं। लो, आज का जो टॉपिक है वो है विश्व बाज़ार। उस तरह के बाज़ार को हम विश्व बाज़ार कहेंगे जहाँ विश्व के सभी देशों की वस्तुएं आम लोगों के खरीदने के लिए उपलब्ध हो। जैसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, यानी दुनिया का वह बाज़ार दुनिया जहाँ पे दुनिया में बने हुए हर एक वस्तु मिल जाए उसे हम विश्व बाज़ार कहते हैं। जैसे अमेरिका का न्यूयॉर्क सिटी है, शिकागो है, वाशिंगटन डीसी है, टोक्यो है। इसी तरह से भारत का कौन है, वित्तीय राजधानी मुंबई। चले अब हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, वाणिज्य क्रांति। व्यापार के क्षेत्र में होने वाला अभूतपूर्व विकास और विस्तार जो जल और स्थल दोनों मार्ग से संपूर्ण विश्व तक पहुंचा। इसका केंद्र यूरोप यानी इंग्लैंड में था। यानी कि औद्योगिक क्रांति के बाद पूरी दुनिया में जो व्यापार एक दूसरे से जुड़ा, ग्लोबलाइजेशन हुआ था, उसी को हम लोग वाणिज्य क्रांति कहते हैं। इसकी शुरुआत इंग्लैंड से हुआ था और इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल था जहाजरानी उद्योग का। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं औद्योगिक क्रांति, यानी कि वाणिज्य क्रांति का एक हिस्सा है। औद्योगिक क्रांति वाष्प शक्ति से संचालित मशीनों द्वारा बड़े बड़े कारखानों में व्यापक पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन इसका केंद्र इंग्लैंड था और वह 1750 के बाद हुआ था। यानी इंग्लैंड में 1750 ईस्वी के बाद बड़े बड़े कारखानों में कच्चे वस्तु का इस्तेमाल कर उत्पादनों का इस्तेमाल करना और विश्व बाजार में ले जाकर बेचना क्या कहलाता है, औद्योगिकरण कहलाता है। और ये कब शुरू हुआ था, 1750 के बाद। जैसे में वाष्प इंजन का आविष्कार कब हुआ था, है ना, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार कब हुआ था। इस तरह से जितने भी क्वेश्चन है सब इसी के अंदर में आते हैं। अब टॉपिक है साम्राज्यवाद। हम लोग इससे पहले पढ़े लोग उपनिवेशवाद। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पढ़े थे लोग कि जब कोई शक्तिशाली देश कमजोर देश पर अधिकार करके उसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से शोषण करता है तो वह कमजोर देश शक्तिशाली देश का उपनिवेश कहलाता है। जैसे में भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था। इसी तरह से 1600 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक भारत जो उपनिवेशवाद के अंदर में था वह साम्राज्यवाद के प्रवृत्त हो गया। यानी जब कोई शक्तिशाली देश हथियार के बल पर किसी देश पर कब्जा करके उसका शोषण करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, साम्राज्यवाद कहते हैं। यूरोपीय देशों द्वारा एशिया और अफ्रीका के क्षेत्रों में सैनिक शक्ति का द्वारा विजय प्राप्त कर उसे अपने प्रत्यक्ष अधीन रखना क्या कहलाता है, साम्राज्यवाद कहलाता है। यानी कि इस जो यूरोपीय देश थे, इंग्लैंड था, जर्मनी था, स्पेन था, फ्रांस था, ये सब एशियाई या अफ्रीकी देशों को गुलाम बनाए थे। जैसे में भारत को गुलाम बनाए थे, श्रीलंका को गुलाम बनाए थे, ये सब क्षेत्र को, है ना, साउथ अफ्रीका को गुलाम बनाए थे। ठीक है, और उनका शोषण करते थे। अब हम पढ़ते हैं लोग आर्थिक मंदी। अर्थतंत्र में आने वाली ऐसी स्थिति जब उनके तीनों आधार यानी कृषि, उद्योग और व्यापार का विकास अवरुद्ध हो जाए, लाखों लोग बेरोजगार हो जाए, बैंकों और कंपनियों का दिवाला निकल जाए तथा वस्तु और मुद्रा दोनों की कीमत नहीं रहे, तो इस स्थिति को हम आर्थिक मंदी कहते हैं। भारत में 1929 से 1932 ईस्वी में यानी पूरी दुनिया में ही आर्थिक मंदी आया था। फिर से पढ़ते हैं लोग, अर्थव्यवस्था में आने वाली ऐसी स्थिति जब कृषि, उद्योग और व्यापार रुक जाते हैं, लाखों लोग बेरोजगार हो जाए, कंपनी और बैंकों का दिवाला निकल जाए तथा पैसों का कीमत गिर जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक मंदी कहते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लोग शेयर बाजार। वैसा सीन जहां व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियों के बाजार मूल्य निर्धारण होता है उसे हम शेयर बाजार कहते हैं। जैसे भारत का शेयर बाजार मुंबई है। इसी तरह से सट्टेबाजी, कंपनियों में पूंजी लगाकर उसका हिस्सा खरीदना ताकि उसका मूल्य बढ़ सके और पुनः उसे बेच देना सट्टेबाजी कहलाता है। यानी कि बड़े बड़े उद्योगपति कंपनियों में पैसा लगाते हैं, उसके हिस्से को खरीदते हैं और कीमत बढ़ने पर बेच देते हैं। यह लीगल और इलीगल दोनों तरीके से होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं संरक्षणवाद। अपने वस्तुओं को विदेशी वस्तुओं के आमद से होने वाले नुकसान से उसे बचाने के लिए विदेशी वस्तु पर उचित टैक्स लगाना संरक्षणवाद कहलाता है। यानी जैसे में भारत में वस्तुएं महंगी बनती है और जबकि इंग्लैंड में या अन्य देशों में सस्ती बनती है। जब वो यहाँ पे आकर बेचे जाएंगे तो भारतीय वस्तु को कोई नहीं खरीदेगा। इसीलिए विदेशों से आने वाले वस्तुओं पर जो टैक्स लगाया जाता है ना, उसे संरक्षणवाद रखा जाता है। जैसे टेस्ला कंपनी की कार अगर 30 लाख की है तो उस पर 100% टैक्स लगा दिया गया, यानी 60 लाख में बेचा जाएगा। क्यों? क्योंकि भारतीय वस्तुओं को बचाने के लिए ऐसा किया गया है। इससे दरअसल हम पढ़ते हैं न्यू डील। जन कल्याण की एक बड़ी योजना से संबंधित नई नीति जिसमें आर्थिक तंत्र के अलावा राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियों का भी नियमित किया जाता है। यानी कि अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए जो एक कॉमन डील किया जाता है उसे हम न्यू डील कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं लोग अधिनायकवाद।
वैसी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति के हाथ सारी शक्तियाँ केंद्रित होती है, वह व्यक्ति परिस्थितियों का लाभ उठा करके जनता के बीच नायक बन जाता है, उसे अधिनायकवाद कहते हैं। जिसमें हिटलर क्या था, जर्मनी का एक तरह से तानाशाह था, लेकिन उससे पहले वह अधिनायकवाद था। इसी तरह से हम पढ़ते हैं लोग उत्तर कोरिया का जो शासक है किम उन जुन, वो भी अधिनायकवाद का उदाहरण है। अब हम लोग पढ़ते हैं लोग भूमंडलीकरण, जीवन के सभी क्षेत्रों का एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप जिसने दुनिया के सभी देशों को आपस में जोड़ दिया है। संपूर्ण विश्व एक गांव के रूप में परिवर्तित हो गया है। इसे हम लोग ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण कहते हैं। अर्थात भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसने विश्व के सभी देशों को आपस में जोड़कर एक गांव का रूप दे दिया है। अब हम लोग पढ़ते हैं लोग पूंजीवाद। ये दूसरा चैप्टर में भी हम लोग समाजवाद, पूंजीवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था पढ़े थे लोग, इसको दोबारा से पढ़ते हैं। पूंजीवाद पर आधारित एक व्यवस्था जो बाजार और मुनाफा के ऊपर टिका होता है। यानी अमेरिका एक पूंजीवादी देश है जहाँ के संसाधनों का स्वामित्व निजी कंपनियों के पास होती है और ये टैक्स से देश चलता है। अब हम लोग पढ़ते हैं लोग शीत युद्ध। राज्य नियंत्रित और बाजार नियंत्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों के नेतृत्वकर्ता देशों जैसे सोवियत रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच के सामरिक तनाव को शीत युद्ध कहते हैं। यानी फिर से समझिए इसको, पूंजीवादी देशों का नेता अमेरिका और समाजवादी देशों का नेता रूस के बीच चलने वाले 40 साल तक सामरिक तनाव को क्या कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। कई देशों में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाले कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाता है। 1920 के बाद से इस तरह की कंपनियों का उत्कृष्ट हुआ जो द्वितीय महायुद्ध के बाद काफ़ी बढ़ा। यानी कि वह कंपनी जो विश्व के कई देशों में एक साथ उत्पादन और व्यापार करती है उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। जैसे टाटा, फोर्ड्स, एप्पल कंपनी एक्सेट्रा जो आईफोन बनाती है। अब हम लोग पढ़ते हैं लोग उपनिवेशवाद, जो अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। उपनिवेशवाद एक ऐसी राजनीतिक आर्थिक प्रणाली है जो प्रत्यक्ष रूप से एशिया और अविकसित अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका में यूरोपीय देशों द्वारा त्याग किया गया। इसका एकमात्र उद्देश्य था इन देशों का आर्थिक शोषण करना। यानी फिर समझते हैं, यूरोपीय देशों के द्वारा अफ्रीकी, एशियाई और अमेरिकी देशों का गुलाम बनाकर उनका शोषण करना उपनिवेशवाद कहलाता है। जैसे सबसे पहले अमेरिका स्वतंत्र हुआ था 1787 से 1789 तक और संविधान लागू हुआ था। उसी तरह से अफ्रीका गुलाम हुआ था, भारत गुलाम हुआ था। तो ये क्या है, उपनिवेशवाद है। अब हम लोग पढ़ते लोग गिरमिटिया मजदूर। औपनिवेशिक देशों के ऐसे श्रमिक जिन्हें एक निश्चित समझौता द्वारा निश्चित समय के लिए अपने शासित क्षेत्रों में ले जाते थे, इन्हें मुख्यतः नकदी फसलों जैसे गन्ना उत्पादन में लगाया जाता था। भारत के भोजपुरी भाषी क्षेत्र जिसमें उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के पंजाब, हरियाणा से गन्ना की खेती के लिए जमैका, फिजी, त्रिनिदाद, टोबैगो, मॉरिशस आदि देशों में ले जाया जाता था, है ना। इन मजदूरों को हम क्या कहते हैं, गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। यानी कि भारत के पिछड़े इलाकों के मजदूरों को निश्चित समय के लिए ना एक अनुबंध द्वारा ले जा करके विदेशी देशों में जैसे जमैका, फिजी, त्रिनिदाद, टोबैगो, मॉरिशस इत्यादि में काम करवाया जाता था, जिसे गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। अब हम लोग पढ़ते आ गया कि प्राचीन विश्व बाजार का स्वरूप और स्पष्ट प्रमाण अलेक्जेंड्रिया नामक बड़ा व्यापारिक केंद्र की चर्चा के क्रम में मिलता है। यह शहर 3 महादेशों अफ्रीका, यूरोप और एशिया के व्यापारिक केंद्र था। पूछेगा आपसे, भारत के साथ व्यापार होता था, यानी एशिया, यूरोप और अफ्रीका का व्यापारिक केंद्र कौन था, तो अलेक्जेंड्रिया था। इसी तरह से हम आगे देखते हैं विश्व बाजार का स्वरूप और विस्तार। लिखा है, वाष्प इंजन से चलने वाले कारखानों से वस्तुओं का उत्पादन काफ़ी बढ़ गया। उपनिवेशवाद नामक एक नवीन शासन प्रणाली का उदय हुआ। 19वीं शताब्दी में विश्व बाजार का स्वरूप आधार कपड़ा था, यानी सबसे ज़्यादा कपड़ा का व्यापार होता था। औद्योगिक क्रांति के फैलाव के साथ साथ बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी होता गया, यानी कि बढ़ता चला गया। कारखानों से निर्मित वस्तु का विश्व के कोने कोने में पहुंच हो गया था, यानी कि ग्लोबलाइजेशन हो गया था। रोजगार की तलाश में श्रमिकों का पलायन होता था, क्योंकि गांव में लोग बेरोजगार हो चुके थे कंपनियों के खुलने के कारण, इसीलिए गांव के लोग शहरों में जाने लगे। औपनिवेशिक देशों में से लोगों को निश्चित अवधि के लिए एक समझौता के तहत यूरोपीय देशों में ले जाते थे। इन्हें कृषि कार्य जैसे नकदी फसलों में उत्पादन लगाया जाता था। इस तरह के मजदूरों को हम गिरमिटिया मजदूर कहते हैं, जो अब ऊपर पड़े हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं विश्व बाजार की उपयोगिता क्या है। तो किसानों को अपने उपज का अच्छा रिटर्न मिलता था, क्योंकि बाजार ज़्यादा प्रतिस्पर्धी होता था। रोजगार के नए अवसर सृजित होते हैं। आधुनिक विचार और चेतना का प्रसार होता था। ठीक है, अब हम लोग क्या है विश्व बाजार की उपयोगिता। अब हम पढ़ने जा रहे हैं विश्व बाजार के लाभ। विश्व बाजार से
आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण का विकास हुआ, यानी कि जिस देशों में उद्योग नहीं लगे हुए थे, यहाँ पे कंपनियां नहीं थी, वहाँ पे कंपनियों का फैलाव हुआ, ट्रेन का आविष्कार हुआ, ट्रेन चलने लगे। औपनिवेशिक देशों में रेल मार्ग, सड़क मार्ग, बंदरगाह, खनन, बागवानी जैसे संरचनात्मक क्षेत्र का विकास हुआ। जैसे कि भारत में नवीन तकनीक की खोज की गई, रेलवे, वाष्प इंजन, भाप का जहाज, टेलीग्राफ, बड़े जलपोत जैसे नए नए तकनीकों की खोज की गई। शहरीकरण का विकास तथा जनसंख्या का विकास तेजी से हुआ। आप जानते हैं गांव से शहर बनने की प्रक्रिया को हम शहरीकरण कहते हैं, इसका भी विकास इसी समय हुआ था। हम देखते हैं विश्व बाजार से हानि, क्योंकि विश्व बाजार जब फैलेगा तो हानि भी होगा, छोटे छोटे जो उद्योग धंधे होंगे वो समाप्त हो जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं विश्व बाजार की हानि क्या है। तो एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद को जन्म दिया। भारत जैसे पुराने उपनिवेशों का काफ़ी तेजी से शोषण हुआ, यानी अंग्रेजों ने भारत का जमकर शोषण किया था 90 सालों तक, यानी 1857 से 1947 तक। विश्व बाजार से साम्राज्यवाद का उदय हुआ, यानी जो उपनिवेशवाद था वह साम्राज्यवाद में परिवर्तित हो गया। कृषि, लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन हो गया, यानी समाप्त हो गए, इसीलिए लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए। औपनिवेशिक देशों में अकाल और भूखमरी की समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे बंगाल में भूखमरी हुआ था तो लगभग 1 से 1.5 करोड़ लोग मारे गए थे। अब हम पढ़ते हैं कि यूरोपीय देशों के बीच साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा पैदा किया। जो यूरोपीय देश थे वो आपस में ही लड़ने लगे, जैसे जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, है ना। फिर लिखा है इसने उग्र राष्ट्रवाद का जन्म दिया, जिससे प्रथम विश्व युद्ध जैसे विनाशकारी परिणाम सामने आया। और उसके ठीक बाद 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जिसने में अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम मारे थे, नागासाकी और हिरोशिमा पर, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को। अब जो आज का आखिरी टॉपिक है वह आज का ठीक है, आजीविका उपार्जन और भूमंडलीकरण का अंतर सामान्य यानी संबंध, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद सैनिक शक्ति को आर्थिक शक्ति द्वारा पीछे छोड़ दिया गया, यानी कि अब आर्थिक व्यवस्था पर लोग डिपेंड होने लगे। 1991 ईस्वी के बाद संपूर्ण विश्व में सेवा क्षेत्र का विस्तार काफ़ी तीव्र गति से हुआ था। अभी 1991 क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत में एलपीजी लागू हुआ था, अर्थात ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन तीनों लागू हुआ था। इसी तरह से 1991 ईस्वी में यूएसएसआर का विघटन हुआ था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि यातायात की सुविधा, बस, टैक्सी, हवाई जहाज, बैंक और बीमा क्षेत्र में दी जाने वाली सुविधा, दूरसंचार और दूर सूचना तकनीक, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, होटल और रेस्टोरेंट, बड़े शहरों में शॉपिंग मॉल और कॉलेज सेंटर आदि काफ़ी तेज़ी से फैले। पूरी दुनिया में विकास हुआ था ना, पर्यटक स्थल का विकास हो रहा था, लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा था। इस तरह से चैप्टर नंबर 7 समाप्त हो गया। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8, प्रेस, संस्कृति और राष्ट्रवाद। तब तक के लिए आप बने रहिए नॉलेज लाइव के साथ। बाय बाय, टेक केयर।